Hello everyone, I am Priyanshi Sood. Welcomes you all to Study IQ. So guys, today we're gonna talk about the topics primate taxonomy, characteristics of primates, primate adaptation and evolutionary trends in primates. So as I've told you that present day human being belongs to order primate. So आज हम इस order primate के बारे में study करेंगे that उनकी taxonomy क्या है, क्या क्या characteristics हैं, उनकी adaptation that how they adapt to their environment and साथ ही evolutionary trends क्या रहे हैं इन primates में, कैसे जो primates से modern day human being है evolute हुआ है. तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. So before moving on, here I want to tell you one thing that एंथ्रोपोलॉजी का जो सिलेबस है बहुत ही लिमिटेड है. सो जो भी टॉपिक्स हमारे सिलेबस में यूपीएससी पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकमेंड किए गए हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. सो एग्जाम में इन टॉपिक्स से रिलेटेड कहीं ना कहीं क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं. तो हर एक टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ द लिमिटेड सिलेबस ऑफ दिस सब्जेक्ट. Okay, so let's begin our topic. So first of all, what are primates? Primates क्या हैं? So according to the definition given by Maywart in 1873, primates are unguiculate, claviculate, placental mammals with orbits encircled by bones, three kinds of teeth, brain with a posterior lobe and calcarine fissure, the innermost digit of at least one pair of extremities opposable, helix with flat nails or none, a well-developed cecum, penis pendulous, testis scrotal, always two pectoral mammae. सो ये डेफिनेशन दी थी माइवार्ट ने. इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि ये फीचर्स अगर किसी स्पीशीज में प्रेजेंट हैं तो हम उनको कंसिडर करेंगे अंडर प्राइमेट ऑर्डर. सो व्हाट आर दीज फीचर्स? नाउ primates are unguiculate. So unguiculate here means that they bear nails or claws. तो जो भी स्पीशीज के नेल्स या क्लॉज होंगे उन्हें हम अनग्यूकुलेट कहते हैं. देन क्लेविकुलेट. क्लेविकुलेट मीन्स दे कंसिस्ट ऑफ क्लेविकल बोन. क्लेविकल बोन मीन्स जो हमारी यहाँ कॉलर के पास, कॉलर जहाँ होती है शर्ट की, वहाँ जो बोन होती है इसे हम कहते हैं क्लेविकल बोन. क्लेविकुलेट. देन प्लासेंटल मैमल्स. प्लासेंटा होता है एक ऐसा ऑर्गन दैट develops in female that connects mother to fetus during pregnancy. प्रेगनेंसी के दौरान मदर जो अपने बच्चे को, फीटस को, कनेक्शन जो होता है मदर और फीटस के बीच में वो एक ऑर्गन होता है प्लासेंटा, उसके थ्रू होता है. इसी के थ्रू मदर के बॉडी से न्यूट्रिशन पास ऑन होते हैं इन द फीटस. सो प्लासेंटल मैमल्स. देन विद ऑर्बिट्स एनसर्कल्ड बाय बोन्स. नाउ व्हाट आर ऑर्बिट्स? ऑर्बिट्स एक ऐसे सॉकेट होते हैं हमारे फेस के ऊपर जिनमें हमारी आंखें प्लेस्ड की है. आईज आर प्लेस्ड इन आर ऑर्बिट्स. सो इन सॉकेट्स को जो सॉकेट्स जो है ये बोनी मटेरियल के बोन से बना होता है. देन थ्री काइंड्स ऑफ टीथ. तीन तरह के दांत होने चाहिए. इंसाइजर्स, कैनाइन्स एंड मोलर्स. थ्री काइंड्स ऑफ टीथ. आफ्टर देन ब्रेन विद पोस्टीरियर लोब एंड कैल्कराइन फीचर. जो ब्रेन है उसमें दो एनाटॉमिकल फीचर मस्ट हैं दैट आर कैल्कराइन फीचर एंड पोस्टीरियर लोब. द इनर मोस्ट डिजिट ऑफ एटलीस्ट वन पेयर ऑफ एक्सट्रीमिटीज अपोजिबल. नाउ एक्सट्रीमिटीज हम कहते हैं अपर एंड लोअर लिम्स. लिम्स जो हमारे बाजू है और लेग्स हैं इन्हें हम कहते हैं लिम्स. सो अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज, इनकी जो डिजिट्स हैं, डिजिट मतलब जो फिंगर्स हैं हमारे हाथों की और पैरों की, इनमें से एक डिजिट जो है, इनर मोस्ट डिजिट जो है वो अपोजिबल है, मतलब वो ओपोजिट है बाकी चार के. सो दैट वो हेल्प करती है इन द पर्पज ऑफ होल्डिंग एंड ग्रास्पिंग. किसी चीज़ को पकड़ने के लिए जो हमारा एक्सट्रीमिटीज़ है उनका स्ट्रक्चर इस तरह से कि हम किसी चीज़ को होल्ड या ग्रास्प कर सके. देन द हेलिक्स विद अ फ्लैट नेल और नन. हेलिक्स होता है पाँव के अंगूठे को हम कहते हैं हेलिक्स. सो उसमें फ्लैट नेल होना चाहिए या नहीं. वेल डेवलप्ड केकम. केकम इज एन ऑर्गन दैट कनेक्ट्स स्मॉल इंटेस्टाइन विद द लार्ज इंटेस्टाइन. सो इट इज ऑल्सो द फीचर ऑफ प्राइमेट्स. पेनिस पेंडोलस. दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ मेल कि पेनिस होना, साथ ही साथ टेस्टिस सेक्रोटल. दिस इज ऑल्सो द स्पेशलिटी इन मेल्स. ऑलवेज टू पेक्टोरल मैमे. And the last is two pectoral mammae. These are the organs present both in males and females. These are secretory in females while non-secretory in males.
In females, they activate during the after mother gives birth to her child, they get activated and they secretes milk by their activation, and in males they are non-secretory. So these are some features on the basis of which we classify different species in under the order primate. Now next is humans in animal kingdom. Like human animal kingdom मैंने पहले भी बताया था, ऐसा किंगडम डिजाइन किया गया है जिसमें सभी लिविंग स्पीशीज को अलग अलग पोजीशंस दी गई हैं. अब ह्यूमन बींग्स को भी इसी एनिमल किंगडम में प्लेस किया गया है और उसकी पोजीशन को डिफाइन किया गया है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स का किंगडम एनिमेलिया, उनका फाइलम कोडाटा, सब फाइलम वर्टिब्रेट, क्लास मैमेलिया, सब क्लास यूथेरिया, ऑर्डर प्राइमेट. इसी ऑर्डर प्राइमेट के बारे में हम आज इस टॉपिक में इस लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं. मूविंग ऑन नेक्स्ट, सब ऑर्डर एंथ्रोपॉइडिया, इंफ्रा ऑर्डर कैटारिनी, सुपर फैमिली होमिनोइडिया, फैमिली होमिनिडी, सब फैमिली होमिनिनी, जीनस होमो, स्पीशीज होमो सेपियंस, सब स्पीशीज होमो सेपियंस सेपियंस. So this is the classification of human beings in the animal kingdom. This is very important and also interesting because इसके थ्रू हमें इस चीज़ की नॉलेज मिलती है कि हमारा पोजीशन एंड लोकेशन क्या है इन द होल एनिमल किंगडम. Okay, so moving on to the next heading, that is characteristics of primate. Now what are the various characteristics of order primates? सबसे पहले, primate shows common evolutionary history with regards to limbs, locomotion, teeth, behavior, sensory systems. That means जो भी species order primate के अंडर आती हैं वो इन features के basis पे कहीं ना कहीं ये show करती हैं that they are all interrelated with each other. These features are limbs. उनकी जो upper and lower limbs थे, जो हाथ बाजू legs जो थी उनके basis पे, देन लोकोमोशन, उनका जो चलने का तरीका था, टीथ पैटर्न के बिहेवियर, उनका जो बिहेवियर था, सेंसरी सिस्टम था जिस हिसाब से वो सेंसरी ऑर्गन्स उनके वर्क करते थे, इन फीचर्स के बेसिस पे ये शो होता था कि वो आपस में इंटर रिलेटेड है. प्राइमेट्स का इरेक्ट पोस्चर, इरेक्ट मतलब सीधे, स्ट्रेट पोस्चर जो था वो सिटिंग, लीपिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग एंड समटाइम्स बाइपेडल. जो ये स्पीशीज थी वो लीपिंग मतलब एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे झपकना, लटकना. सो स्टैंडिंग, वॉकिंग, ये जो फीचर्स हैं इनके बेसिस पे हम लोग इन स्पीशीज को इंटर रिलेट करते हैं और ऑर्डर प्राइमेट के अंडर कंसिडर करते हैं. द नेक्स्ट इज प्राइमेट रिटेन बिहेवियरल ट्रेट्स लाइक स्पीड, स्टेबिलिटी, इंड्योरेंस एंड मैनिपुलेटिव एबिलिटी. अब स्पीड, स्टेबिलिटी, एंड्योरेंस, ये जो फीचर्स हैं ये भी कहीं ना कहीं इन स्पीशीज का बिहेवियरल ट्रेट कंसिडर किया जाता है, on the basis of which we put them together under the order primate. Now generalized dentition, उनका जो टीथ पैटर्न था वो भी कहीं ना कहीं हमें सिमिलैरिटीज शो करता था among different species, जिसके बेसिस पे हम अगेन उनको प्राइमेट ऑर्डर में कंसिडर कर सकते थे. जनरलाइज्ड डेंटिशन, देन अगेन लिम्ब स्ट्रक्चर के बेसिस पे, उनकी लोकोमोशन बिहेवियर के बेसिस पे. मूविंग ऑन, हैंड्स एंड फीट जो थे इन स्पीशीज के, उनमें हाई डिग्री ऑफ प्रीहिंसाइलिटी थी. प्रीहिंसाइलिटी मतलब वो उनको यूज करते थे फॉर द पर्पज ऑफ ग्रास्पिंग थिंग्स. जो वो ट्रीज की ब्रांचेस पे लटकते थे तो उनको ग्रास्प करते थे, तो ये जो उनके हैंड्स एंड फीट थे वो हेल्प करते थे, तो उनमें वो एबिलिटी थी. तो इस एबिलिटी को हम कहते हैं प्रीहिंसाइलिटी, जो ग्रास्पिंग एंड होल्डिंग की एबिलिटी थी इन स्पीशीज में. सो ये है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइमेट्स जिनके बेसिस पे हम उन्हें ऑर्डर प्राइमेट के अंडर कंसिडर करते हैं. देयर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज स्टीरियोस्कोपिक विजन, दैट इज एबिलिटी टू परसीव ऑब्जेक्ट इन 3 डायमेंशनल. लाइक हमारी जो विजन है उसे हम स्टीरियोस्कोपिक विजन कहते हैं. जो 3 डायमेंशन में हम चीज़ों को देखते हैं इसे हम स्टीरियोस्कोपिक विजन कहते हैं. नेक्स्ट इज प्राइमेट्स आर डायूरिनल. डायूरिनल मीन्स जो डे लाइट में चीज़ों को देखते हैं. लाइक 2 तरह के स्पीशीज होते हैं, नॉक्टर्नल एंड डायोर्नल. नॉक्टर्नल होते हैं जो रात को आराम से देख सकते हैं पर दिन में उनकी जो देखने की पावर है वो कम हो जाती है.
उसी तरह से डायurnal होते हैं जो दिन की लाइट में आराम से देख सकते हैं, बट रात के टाइम उनकी पावर जो है कम हो जाती। नॉक्टर्नल का एग्जाम्पल है आउल। तो उसी तरह से डायurnal जो सारी स्पीशीज हैं, मोस्ट ऑफ द स्पीशीज जो होती हैं प्राइमेट की, वो डायurnal कंसिडर की जाती है। Next is primates have comparatively longer gestation period, reduced number of offspring, delayed maturation and prolonged dependency and longer lifespan. So उनका gestation period जो मदर फीटस को अपने वोम में कैरी करती है, gestation period वो longer होता है। उनके ऑफस्प्रिंग्स का नंबर रिड्यूस होता है, कम होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता है। उसके बाद उनकी जो डिपेंडेंसी है ऑफस्प्रिंग की, वो अपने पेरेंट्स के ऊपर लॉन्गर टाइम तक रहती है और इनका लाइफ स्पैन भी लॉन्गर होता है। वो सोशल ग्रुप्स में रहते हैं, सोसाइटी मेंटेन करके ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कैसे ग्रुप्स में वो रहते थे। सो दीज वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ विच वी क्लासीफाई डिफरेंट स्पीशीज अंडर ग्रुप ऑर्डर प्राइमेट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइमेट अडेप्टेशन, कि ये जो ऑर्डर प्राइमेट की स्पीशीज थी कैसे अडेप्ट करती थी अपने एनवायरनमेंट में। तो मोस्ट प्राइमेट्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ न्यू एंड ओल्ड वर्ल्ड। तो प्राइमेट्स जो थे वो ज़्यादातर पाए जाते थे ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ न्यू एंड ओल्ड वर्ल्ड। तो ये न्यू एंड ओल्ड वर्ल्ड का मतलब है कि न्यू वर्ल्ड में हम कंसिडर करते हैं अमेरिका, ओशियानिया। अमेरिका वाली साइड को हम वर्ल्ड के मैप में अगर आप देखें तो ये अमेरिका वाली साइड जो है इसे हम न्यू वर्ल्ड में कंसिडर करते हैं, जबकि ओल्ड वर्ल्ड हो गया, दिस इज अफ्रीका, यूरोप, एशिया, इस पार्ट को हम ओल्ड वर्ल्ड कहते हैं। सो मेनली यहाँ मैप में आप देख सकते हैं जो ग्रीन कलर से हाईलाइट किए गए हैं एरियाज, इन्हें हम ये जोन्स ऐसी हैं जहाँ पे जो प्राइमेट्स थे वो ज़्यादातर पाए गए। अब अमंग न्यू वर्ल्ड एंड ओल्ड वर्ल्ड में प्राइमेट्स जो मेनली पाए गए वो अफ्रीका, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, जापान, इन कंट्रीज़ में मेनली जो हमें प्राइमेट्स थे वो मिले। और न्यू वर्ल्ड में प्राइमेट्स मेनली मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका एंड पार्ट्स ऑफ साउथ अफ्रीका, इन जगह पे ज़्यादातर प्राइमेट्स पाए जाते थे। Majority of primates are arboreal in habitat and lives in forest. Arboreal का मतलब है जो पेड़ों पे रहते हैं, जानवर जो पेड़ों पे रहते हैं ज़्यादातर, जिसे आप जानते हैं मंकीज है, बंदर हैं, वो पेड़ों पे रहते हैं, उस तरह के एनिमल्स को हम आर्बोरियल कहते हैं। तो ये प्राइमेट्स जो ज़्यादातर थे वो आर्बोरियल थे। शुरुआत के टाइम में जो प्राइमेट्स थे वो पेड़ों पे रहते थे और उनको आर्बोरियल कंसिडर किया जाता था, तो उनकी अडेप्टेशन उस तरह से थी। लेकिन इवोल्यूशन के दौरान जब धीरे धीरे इवोल्यूशन होता गया तो क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से जो प्राइमेट स्पीशीज थी वो फोर्सफुली ग्राउंड पे आने के लिए मजबूर हो गई। तो अब उन्हें आर्बोरियल की जगह टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड पे रहते हैं उन टेरेस्ट्रियल कंसिडर करने लग गए, बिकॉज उनको जो फूड था पहले पेड़ों पे अवेलेबल हो जाता था, अब वहाँ पे क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से फूड अवेलेबल नहीं हो रहा था, जिसने फोर्स किया उनको टू कम टू द ग्राउंड लेवल। इसके बाद कलर विजन एंड डेप्थ परसेप्शन इज वेरी बेनिफिशियल इन 3D एनवायरनमेंट। अर्लियर टाइम्स में जो स्टीरियोस्कोपिक विजन थी वो इतनी नहीं थी प्राइमेट स्पीशीज में, सो वो अपनी सेंसेस के बेसिस पे, जैसे कलर विजन, सेंस ऑफ स्मेल, इन बेसिस पे जो थे वो अपना अडेप्ट करते थे अपने 3D एनवायरनमेंट में भी। इसके बाद ग्रेस्पिंग हैंड्स एंड फीट, प्रीहिंसाइल टेयर, अपीयरेंस ऑफ फ्लैटेंड नेल्स रादर देन क्लॉज। जो ग्रास्पिंग हैंड एंड फीट जैसे पहले बताया था, वो पेड़ों पे रहते थे तो उनको टहनियों को, ब्रांचेस को ग्रास्प करते थे, वो टू मूव फ्रॉम वन ब्रांच टू अदर ब्रांच वो ब्रांचेस को ग्रास्प करते थे। तो जो उनके हैंड्स एंड फीट्स थे वो प्रीहिंसाइल थे। इसी तरह उनके जो नेल्स थे, क्लॉज की जगह जो उनके नेल्स आने लग गए थे। सो दीज वर द वेरियस फीचर्स विच हेल्प देम टू अडेप्ट टू देयर एनवायरनमेंट। नाउ नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सीक्वेंस है, जैसे इवोल्यूशन हुआ तो प्राइमेट्स जो भी वो भी साथ ही साथ इवोल्यूट हुए। तो ये सीक्वेंस के थ्रू हम देख सकते हैं कि कैसे आर्बोरियलिज्म से टेरिटोरियलिज्म है। आर्बोरियलिज्म मैंने अभी बताया, जैसे कि पेड़ों पे रहने वाले एनिमल्स को हम आर्बोरियल्स कहते हैं। तो स्टार्टिंग में वो आर्बोरियल्स कहलाते थे, लेकिन इवोल्यूशन के दौरान क्लाइमेटिक चेंजेस हुई जिस वजह से उन्हें फोर्सफुली लैंड की तरफ आना पड़ा, तो ज़मीन में रहने वालों को हम टेरिटोरियलिज्म कंसिडर करने लगे।
इसके बाद अब वो लैंड पे रहते थे, तो वो ग्रुप्स फॉर्म करने लगे, तो उनकी एक सोसाइटी बन गई, तो होम बेस और सोसाइटी। इसके बाद सोसाइटी में रहने के बाद उनके कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनते गए, जिसकी वजह से वो सिविलाइज्ड हो गए, सभ्य हो गए और उनमें समझ आ गई। मूविंग ऑन, सिविलाइजेशन के बाद अर्बनाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन आ गई, कि उनके तौर तरीके बदल गए, लाइफस्टाइल बदल गया, तो थोड़ी वहां पे मॉडर्नाइजेशन आ गई। मॉडर्नाइजेशन के बाद ग्लोबलाइजेशन की, वो ग्लोबली जो है वो मूवमेंट करने लगे, और जो वहाँ पे उनकी लाइफस्टाइल था वो बहुत ही चेंज हो रहा था, तो ग्लोबलाइजेशन है। इसके बाद यूनिवर्सलाइजेशन, यूनिवर्सल लेवल पे उनकी जो लाइफस्टाइल थी, उनकी जो रहने का तरीका था, वेज ऑफ लिविंग, वो चेंज हो गए, और यूनिवर्सलाइजेशन। तो दिस इज द सीक्वेंस इन विच द इवोल्यूशन टेक्स प्लेस and primates evolved from the earlier form to the newer form. Now moving on to our next topic, that is evolutionary trends. Now what are evolutionary trends? Now as we know that evolution is a process that occurs with the changing time. So time के according जो changes आते हैं अब characteristic में, या based on particular single characteristic और set of characteristic, इनमें जो change आ रहा है time के साथ, तो ये हम पढ़ते हैं इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स के अंडर, कि ट्रेंड्स कैसे चेंज हो रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे पूरी की पूरी स्पीशीज में चेंज आ रहा है। सो देयर आर मेनली 5 इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स इन प्राइमेट्स. व्हाट आर दे? फर्स्ट इज बाइपेडलिज्म, सेकंड इज increase in brain size and capacity, third is extensive exploitation of natural resources, fourth is extensive manipulation of nature, and the fifth is increase in meat consumption. So these are the 5 evolutionary trends on the basis of which we see the changes in the primate order. Various species जिनमें changes आए, we see that on the basis of these evolutionary trends. So let us talk about each of them one by one. First of all, bipedalism. Okay, so bipedalism, ये ऐसा bipedalism is condition when we walk on 2 legs. जब हम 2 लातों पे, टांगों के, पैरों के सहारे चलते हैं, तो उस कंडीशन को हम बाइपेडलिज्म कहते हैं। अब ये बाइपेडलिज्म के रीजंस क्या क्या हैं? सबसे पहले है इरेक्टनेस डेवलप्ड अमंग अर्ली प्राइमेट्स ड्यू टू चेंजेस इन फ्लोरा एंड फोना। अब इवोल्यूशन के टाइम क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज हुई, जो एनिमल्स ब्रांचेस पे, ट्रीज पे रह रहे थे, वहाँ पे क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से जो वहाँ की लीव्स थी ब्रांचेस पे, वो खत्म होने लगी धीरे धीरे, जिसकी वजह से उनको जो फूड था वो अवेलेबल नहीं हो पा रहा था, इसलिए उनकी मजबूरी थी कि वो अब ग्राउंड की तरफ जा रहे थे। अब ग्राउंड की तरफ जा रहे थे, तो जो पहले 4 पैरों से उनको होल्डिंग ग्रास्पिंग करनी पड़ती थी, अब उनको आराम से चलने के लिए 2 पैर काफी थे, तो उनके जो 2 हाथ थे, बाकी की 2 लिम्स थे, वो फ्री हो गए। सो दैट फोर्स देम टू मूव ऑन 2 legs. So this is one of the reason for the bipedalism. Next is erectness cause the bodily changes. अब ये erectness जो है, इसकी वजह से बॉडी में काफ़ी चेंजेस आए। अब ये क्या चेंजेस हैं, इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। So this is also the reason of bipedalism. Next is changing living condition force them to come to the ground. ये डार्विन के अकॉर्डिंग, डार्विन ने ये कहा था, जो अभी हमने ऊपर बात करी कि क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से वो ग्राउंड पे आए और उसकी वजह से उनके, तो यहाँ ग्राउंड पे आने की वजह से उनके जो लिविंग कंडीशन है उनमें चेंजेस आए। तो ये थ्योरी जो थी वो डार्विन के द्वारा दी गई थी इन 1871. So various scientists and naturalists have given various theories regarding this bipedalism. Next is man as hunter and scavenger. This was given by Shipman in 1984. शिपमैन का ये कहना था कि मैन जो था अब ग्राउंड पे आ गया था, तो वो हंटिंग करता था, गैदरिंग करता था फूड की। अब उसको फूड के लिए हंटिंग करनी पड़ती थी, जानवरों को मारना पड़ता था, तो उसकी वजह से वो स्टोन टूल्स का यूज़ करने लग गया। तो उसके लिए उसके जो ऊपर जो 2 लिम्स फ्री थे, वो स्टोन टूल्स की मदद से हंटिंग करते थे, तो उनकी वजह से वो बाइपेडल कहलाने लगा। तो हंटिंग एंड गैदरिंग के लिए उसे जो अपने हाथों का यूज़ करना पड़ा, तो वो भी कहीं ना कहीं रीज़न रहा उसकी बाइपेडलिज्म के लिए, 2 लातों पे चलने के लिए उसको मजबूर होना पड़ा। इसके बाद सिंक्लेयर एट ऑल, Sinclair and others in 1986 gave the another theory
कि कई बार उसको फूड अवेलेबल नहीं होता था आसपास में, तो उसको लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना पड़ता था फॉर हिज हंटिंग। तो हंटिंग के लिए जब लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना पड़ता था तो उसने टू लिम्स पे चलना शुरू कर दिया. सो दिस वाज आल्सो द रीजन फॉर द bipedalism अकॉर्डिंग टू सिंक्लेयर एंड अदर्स. Now the last one is bipedalism is necessary for new and effective reproductive strategy. ये लवजॉय एंड अदर्स ने दी थी इन 1981 टू 1984. इस दौरान इन्होंने इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग कि जो न्यू रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजीज थी उसके लिए बाइपेडलिज्म ज़्यादा इफेक्टिव थी. सो दीज वर द थ्योरीज दैट वर इन द सपोर्ट ऑफ बाइपेडलिज्म की दो लातों पे चलने के लिए कौन कौन से रीजंस थे. Now the next is increase in brain size and capacity. Rapid increase during Middle Pleistocene in Homo erectus and Homo sapiens species. कि जो स्पीशीज थी हमने पढ़ी थी इवोल्यूशनरी स्पीशीज, जो डिफरेंट स्पीशीज थी जिनसे मॉडर्न मैन बना है, तो उनमें से जो होमो इरेक्टस एंड होमो सेपियंस थी, ये स्पीशीज ऐसी थी जिनमें इंक्रीज जो थी वो रैपिड देखी गई इन द ब्रेन साइज एंड ब्रेन कैपेसिटी. So what are the main reasons for this rapid increase in brain size? Tool use and manufacture. अब इन स्पीशीज के दौरान उन्हें हंटिंग गैदरिंग के लिए स्टोन टूल्स का यूज़ करना पड़ा, तो वो जो यूज़ था जिसकी वजह से उन्होंने दिमाग लगाया कि कैसे इन टूल्स को बनाया जा सके, कैसे इनका यूज़ किया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं ये रीज़न है कि उनकी जो ब्रेन की साइज़ की कैपेसिटी थी वो इंक्रीज़ हुई. इसके बाद इंक्रीज़ इन एनवायरमेंटल चेंजेस. अब इवोल्यूशन के दौरान क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से जो एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे थे उनमें कैसे अडेप्ट करना है, इस रीज़न ने उनकी जो ब्रेन साइज की कैपेसिटी थी उसको एनलार्ज किया. नेक्स्ट इज मोर कॉम्प्लेक्स सोशल ग्रुप्स. अब वो ग्राउंड पे रहते थे तो उनकी सोशल ग्रुप्स फॉर्म हो गए थे, वो सोसाइटी में रहते थे, तो उस सोसाइटी में कैसे रहना है, कैसे डील करना है, कैसे उन सिचुएशन को टैकल करना है, तो इन रीजंस ने उनको फोर्स, कहीं ना कहीं ये रीजंस थे कि उनका ब्रेन साइज जो है वो इंक्रीज होने लगा. नेक्स्ट इज मोस्ट ऑफ ब्रेन साइज ग्रोथ अकर्स इन मदर्स वूम दैट रिजल्ट डबलिंग ऑफ ब्रेन वेट इन नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स एंड क्वाड्रुपलिंग इन ह्यूमंस. This was given by Martin 1982. This theory was given by Martin 1982. According to this theory, कि मदर के वूम में जब बच्चा होता है, उसका फीटस होता है, तो अगर नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स है तो ये वूम के अंदर ही उसकी जो ग्रोथ हो रही है रिप्रोडक्टिव स्पैन के थ्रू ही, उसमें जो नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स में उनका जो ब्रेन साइज है वो डबल रेट पे इंक्रीज हो चुका होता है. लेकिन अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो वो जो है वो क्वाड्रुप्लिट, मतलब 4 टाइम उसकी जो ग्रोथ है वो ऑलरेडी हो चुकी होती है इनसाइड द वूम्ब ऑफ मदर. इसके बाद आती है थ्योरी बाय मिल्टन 1981. मिल्टन के अकॉर्डिंग जो फ्लोरल स्पीशीज हैं उनमें डाइवर्सिफिकेशन आ गई. डाइवर्सिफिकेशन मतलब कि फ्लोरल स्पीशीज में चेंजेस आ गई, जिसकी वजह से जो वहाँ की स्पीशीज थी, ह्यूमन लिविंग स्पीशीज थी, उनको अडेप्ट करने के लिए अपना दिमाग चलाना पड़ा कि कैसे हम इन सिचुएशन के साथ टैकल कर सकते हैं, कॉप अप कर सकते हैं. तो इन रीजंस की वजह से उनकी जो ब्रेन साइज की कैपेसिटी है वो इंक्रीज हुई. So this was the reason, these were the theories that were given by various naturalists regarding the brain size and increasing capacity of brain. Now the third evolutionary trend is effective exploitation of terrestrial habitat. कि अब जो इवोल्यूशन की वजह से उनको प्राइमेट स्पीशीज को टेरेस्ट्रियल लैंड पे आना पड़ा, तो वहाँ की जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रॉय होने लग गई. किस किस रीजंस की वजह से हो सकती है वो? दैट आर सीजनल एंड जोग्राफिकल चेंजेस इन फूड रिसोर्सेज. अब वहाँ पे जो पेड़ों पे थे फूड अवेलेबल नहीं था, इस वजह से वो ग्राउंड पे आए थे. तो ग्राउंड पे अगर उन्हें फूड मिल रहा है तो ठीक है, अगर नहीं मिल रहा है तो वो जो वहाँ की हैबिटेट है वो उसको काफ़ी नुकसान पहुँचाते थे इन ऑर्डर टू गेट द फूड. तो ये रीजन हो सकता है. इसके बाद है कि नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स, उनका जो इंडिविजुअल सस्टेनेंस यूनिट था, कि जब नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स थे वो तो इंडिविजुअल सस्टेनेंस यूनिट था, मतलब उनको जो रहने के लिए अपना अपना देखते थे, अपने काम से मतलब रखते थे, उन्हें बाकियों से कोई मतलब नहीं होता था. लेकिन जैसे ही वो ग्रुप्स में फॉर्म हुए, ग्राउंड पे आने पे, लैंड पे आने के बाद वो सोशल ग्रुप्स में रहने लगे, तो अब उनका जो सस्टेनेंस यूनिट था वो इंडिविजुअल नहीं था बल्कि सोशल था, ग्रुप था. तो इस ग्रुप लेवल पे जब वो फूड गैदर करते थे तो कहीं ना कहीं वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को हार्म करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे.
नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ लेबर अमंग्स मेल एंड फीमेल। अब मेल एंड फीमेल इन ह्यूमंस, अब नॉन ह्यूमन से ह्यूमन प्राइमेट्स की बात करते हैं, तो उनमें जो लेबर था, जो भी काम था, वो डिवाइड होता था कि मेल्स इतना काम करेंगे, फीमेल्स इतना काम करेंगी। लाइक मेल्स बाहर जाके हंटिंग करेंगी, फीमेल्स घर पे गैदर करेंगी, सारे फूड को गैदर करके अपनी फैमिली को फीड करेंगी। सो देयर वाज अ डिवीजन ऑफ लेबर। उसके बाद था कि एक्विजिशन ऑफ टूल यूज। अब जैसे धीरे धीरे चेंजेस आ रहे थे, तो वहाँ पे स्पीच और लैंग्वेज फॉर्म होने लगी। तो लैंग्वेज और स्पीच की वजह से जो वहाँ का टूल यूज था, यूज ऑफ टूल था, वो बोल के अपनी बातों से एक दूसरे को मैसेज कन्वे कर सकते हैं कि इसको इस तरह से यूज करो, उसको वैसे हंट करो, उस चीज को वैसे यूज करो। तो कहीं ना कहीं ये रीजन थे जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। So these were the reasons which were leading to the exploitation of terrestrial habitat. Now moving on to the next is extensive manipulation of nature. अब इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग अब प्राइमेट स्पीशीज इवोल्यूशन की तरफ बढ़ रही थी, तो धीरे धीरे उनके जो हाथों का यूज था, लिम्स जो अपर लिम्स थे वो फ्री हो चुके थे, क्योंकि उनका लोकोमोशन बायपेडल हो गया था, दो पैरों पे चलने लगे थे, तो उनके हाथ फ्री हो गए थे। साथ ही उनकी स्टीरियोस्कोपिक विजन होगी, 3 डायमेंशनल नेचर में वो स्टीरियोस्कोपिक विजन करने लग गए थे। इंक्रीजिंग इन ब्रेन साइज, उनका ब्रेन साइज जो था वो इंक्रीज हो गया था। तो ये रीजंस जो हैं वो कहीं ना कहीं नेचर के साथ डील करने लग गए थे, उसको अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करने लग गए थे। उसके बाद मैनिपुलेशन ऑफ नेचर was the outgrowth of primate inquisitiveness। इसका मतलब ये है कि अगर इन रीजंस की वजह वो अपनी नेचर को मैनिपुलेट करने लग गए थे, तो कहीं ना कहीं ये रीजंस जो है प्राइमेट्स के अंदर जिज्ञासा पैदा करते थे। इंक्विस्टिवनेस का मतलब है कि उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा करते थे, जिज्ञासा पैदा करते थे कि ये है तो क्यों है, ऐसा है तो क्यों है। तो ये जो रीजंस थे, ये उनको चेंजेस थे, ये चेंजेस थे, इवोल्यूशन थी, यहाँ पे प्राइमेट स्पीशीज की इवोल्यूशन हो रही थी। Moving on to the next evolutionary trend, increase in meat consumption। अब increase meat consumption, जो मीट है, फ्लैश है, उसका कंजम्पशन ज़्यादा होने लगा। ये कैसे एनालाइज किया जा सकता था? जो स्पीशीज थी, एनिमल्स थी, उनके टीथ के बेसिस पे, जो उनका टीथ साइज था, डेंटिशन पैटर्न था, उनके बेसिस पे हम उनका डाइट एनालाइज कर सकता था। एनालिसिस ऑफ टूथ सरफेस कैन रिवील द रोल ऑफ एनिमल्स डाइट, कि उन बेसिस पे हम ये देख सकते थे कि एनिमल्स की डाइट किस तरह। उन एनिमल्स को मीट कंजम्पशन कहीं ना कहीं इसलिए भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि उनको प्रोटीन कंजम्पशन चाहिए थी, तो प्रोटीन कंजम्पशन के लिए वो मीट खाना शुरू कर दिए। तो मीट खाने वाले एनिमल्स को हम कार्निवोर्स कहते हैं। तो ये जो शिफ्ट था टुवर्ड्स द कार्निवोरी, वो उनको अडेप्ट करने के लिए, उस एनवायरमेंटल कंडीशन में अडेप्ट करने के लिए एसेंशियल था। तो दिस वाज द रीजन फॉर द इंक्रीज इन द मीट कंजम्पशन इन देयर डाइट। सो हियर वी टॉक्ड अबाउट वेरियस इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स ऑफ प्राइमेट्स। तो प्राइमेट्स के वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स, इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स, adaptation, different their taxonomy. So these were the different things we talked about primates in this lecture. Okay, so in next lecture we'll come with a new topic. Till then, thank you so much and stay tuned.